Hello student, good morning. Today I am Rahul and discuss the next topic also related to the gaseous state. Okay, now start. Let's go. The gaseous state में पेज नंबर 4 है बेटा आपके पास सामने है तो आप देख सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि गैसियस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, ना ही शेप होती। दे हैव वेरी लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ही लो होती है। और गैसेस को हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस कर सकते हैं। कब? जब आप उन पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, जबकि हम सॉलिड और लिक्विड को प्रेशर देके कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गैस क्या करती है, अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। कब? जब वो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करती है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में यही था कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट, दे एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जब गैसेस को हम क्या करेंगे, किसी सिलेंडर या एनक्लोज्ड वेसल के अंदर डालेंगे तो वो क्या करते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं जो हमारे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, गैसेस लॉ। तो पहला मेरा बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, v डायरेक्टली जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमने यहाँ पे k लगा दिया और ये 1/p। p को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो बन गया pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर हो गया इतना? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर आपके पास दो कंडीशन देखें, इनिशियल मतलब क्या था, मतलब इनिशियल प्रेशर इतना था तो प्रेशर इतना था और वॉल्यूम इतना था। इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम इतना था। जब आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर में भी चेंज आ गया और वॉल्यूम में भी चेंज आ गया। तो दो इक्वेशन बन गई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इसके बेस पे बेटा आपके न्यूमेरिकल हैं, तो आप न्यूमेरिकल को कर सकते हो जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के अंदर गिवन है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद ग्राफिकली से आपको समझाया गया है बॉयल्स लॉ। जब हमने क्या किया, ग्राफ को प्लॉट किया किस किस चीज में, 1/v एंड वर्सेस प्रेशर, तो हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो वॉल्यूम के साथ प्रेशर, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर क्या कर रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। जो भी है मतलब इस तरह से आपका प्रेशर ये है। इसके बाद है पीवी है, एट ए कांस्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट पेज का टॉपिक क्लियर हो गया। यस, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। तो नेक्स्ट पेज में क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। जो आपकी बॉयल्स लॉ की सिग्निफिकेंस है, ये क्या कहता है, पेज नंबर 5 पे बात कर रहे हैं। इट प्रूव दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। इन्होंने प्रूव किया कि जो गैसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कब? जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। द मोर इट कंप्रेस द डेंसिटी इट बिकम मोर। जितना ज्यादा आप क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, उतना ही क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने अब प्रूव करना पड़ेगा कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के है। तो अब आप देख सकते हो क्या लिखा हमने कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। और अभी हमें बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि पीवी इक्वल टू के होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, जो पी वाई इक्वल टू के है तो उसमें वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, के बाई बी बन गया। अब हमने क्या किया कि जो वॉल्यूम है, पुट द वैल्यू ऑफ वी इन अ फर्स्ट इक्वेशन। अब जो वी की वैल्यू है, जो एम बाई वी था, हमने वहां पर वी की वैल्यू पुट कर दी के बाई पी। और यहाँ से एम बाई के जो आपका कॉन्स्टेंट है, कि अगर हम मास को कॉन्स्टेंट रख दे और के कॉन्स्टेंट रख दे तो आपका जो डेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, प्रेशर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यही बताना चाह रहा है कि अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो गैसेस क्या हो जाएगी, कंप्रेस ज्यादा हो जाएगी और डेंसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो अब वही दो इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। क्लियर हो गया?
तो ये हमारा 5th पेज पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ओके, तो अब हम करते हैं नाउ नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी गई इसकी, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगी वी और डायरेक्ट्रिक को टी में, ठीक है, देख पा रहे होंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस से क्या पता चल रहा है कि एयर एक्सपेंड करती है कब, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ऑन हीटिंग द प्रेशर, ऑन हीटिंग, ठीक है, एंड हेंस डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो क्या, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब गैसेस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। थस हॉट एयर इज लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट लॉ है मेरा गे लुकास लॉ, गे लुसाक लॉ, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप और एमेंटन लॉ भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर of a fixed amount of a gas is directly proportional with the help of with the temperature। कि हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और तो हमारा प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाता है। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे के यूज करते हैं, तो पी बाई टी बन गया, तो P1 T1 अपॉन में इक्वल टू P2 और T2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी बेटा, इसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर आपके पास तीन चार कई सारी गैसेस हैं और सबका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, तो उनके अंदर कहता है कि कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहाँ से आपको फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, नंबर ऑफ मोल्स है। प्रोपोर्शन हटाने के लिए आपने के लगा दिया, और एन क्या होता है आपको पता ही है, गिवन वेट बाय एम, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। फिर आपको पता ही है, यहाँ से हमने कैपिटल एम निकाल लिया इस इक्वेशन से, तो क्या बन गया, साइड में आपके राइट हैंड साइड लिखा हुआ है के स्मॉल एम बाय कैपिटल वी। इसके बाद है एम बाई वी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होती है, एम बाई वी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो आपने क्या किया, डेंसिटी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे जो मास ऑफ आ गया, मोलर मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। क्लियर हो गया होगा ये भी आपको। तो ये आपका था एवोगैड्रोस लॉ। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इस पे क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं, इन तीन गैसेस का कॉम्बिनेशन है, इन तीन गैसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। कौन कौन सी, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों का रूल अप्लाई करके आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताई गई है। कहता है 3 लॉ विच वी हैव लर्न टिल नाउ, जितने अब हम तक पढ़ चुके हैं, उनको सबको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया इन सिंगल इक्वेशन which is known as the ideal gas equation. At a constant temperature and pressure, volume inversely proportional to pressure according to Boyle's law. At a constant pressure and a number of moles, volume directly proportional to temperature according to Charles law. Pressure at a constant pressure and temperature, volume directly proportional to the number of moles, इसको बोलेंगे एवोगैड्रो लॉ। तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन टी बाई पी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन गई, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये अब आपने हमेशा आपको याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन। अब वही बात है, अगर दो हमारे पास एट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में बात करते हैं, आर की वैल्यू हमने अलग निकाल ली, पी बाई एन टी है, तो पी वन वी वन अपॉन में एन टी वन, ऐसे ही आर की वैल्यू आर टू पी टू वी टू। और यहाँ से दोनों को अगर हम दोनों को इक्वेशन को इक्वल रख दे, तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाती है क्या, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन में टी टू। तो ये हमारी क्या है, कंबाइंड गैस लॉ। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या है बेटा, अब डेंसिटी और मोलर मासेस ऑफ गैसेस सब्सटेंस की डेंसिटी, और भाई आप कैसे डिराइव करोगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का रिलेशन। तो आपको क्या पता है बेटा, पीवी इक्वल टू एन आर टी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन है। और एन आपको पता है क्या होता है, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम होता है। तो हमने पीवी बाय उसको एन की जगह हमने क्या रख दिया, एम बाय एम रख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम था उसको हम नीचे ले आए, तो बन गया वो एम बाई वी, और एम बाई वी होता है बेटा डेंसिटी। एम बाई वी की वैल्यू हमने पुट कर दी डेंसिटी, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया पी इक्वल टू डी आर टी बाई एम।
यहाँ से अगर हम कैपिटल M निकालना चाहे तो क्या बन जाएगा, dRT/P, और डेंसिटी निकालना चाहे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PM/RT। तो ये हमारा होगा डेंसिटी का रिलेशनशिप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि डाल्टन लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। सपोज करो आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर 3 गैसेस है A, B, C। तो कहते हैं कि तो टोटल प्रेशर होगा ना वो इन तीनों गैसेस के इक्वलेंट होगा। जैसे A गैस का कुछ पार्शियल प्रेशर है, मतलब सपोज करो 2 है, B का अपना 3 है, C का अपना कितना 5 है। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो कैसे गैसेज है आपकी नॉन रिएक्टेड गैसेज है। तो इसी को डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। तो टोटल प्रेशर कैसे निकाला उन्होंने, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला है कहता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। आप ड्राई गैस जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ड्राई गैस कैसे निकालेंगे, P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। अब बात आती है यहाँ पे एक्वस टेंशन क्या है। तो एक्वस टेंशन होता है बेटा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सैचुरेटेड वाटर वेपर, ठीक है, कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, बाय ए सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, उसको हम बोलेंगे एक्वस टेंशन। क्लियर? ये हमारा हो गया 8 पेज कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद है टू कैलकुलेट द, इसी सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, नेक्स्ट पेज पे 9th पेज पे है, टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर से? अब आपको पता ही है आइडियल गैस इक्वेशंस का फॉर्मूला जो है PV=NRT होता है, ये तो पता ही है। इसके बाद आप क्या करते हो, सपोज एट टेम्परेचर T1 हमने 3 गैसेस लिया, उसको हमने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया इन ए वॉल्यूम V में। हमें आपको एक टोटल वॉल्यूम एक ही कंटेनर है और हर गैस क्या करती है, अपना एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है P1, P2 एंड P3, और उसके अंदर कितने मोल्स गैसेस हैं, N1, N2, N3। तो हमने सबका क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया P1। जैसे P1 आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, तो P1 क्या बन गया, N1 डिवाइड N1 इंटू RT/V। ऐसे P2 क्या बन जाएगा, N2RTV। ऐसे P3 क्या बन जाएगा, N3RTV। तो तीनों गैसेस को हमने क्या कर दिया, जो पार्शियल प्रेशर उनके कम क्या कर दिया, हमने कंबाइन कर दिया। सबके अंदर क्या कॉमन है, RT/V। तो RT/V हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, N1, N2 एंड N3। ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया, हमने इस इक्वेशन को P टोटल को सारे को P1 से डिवाइड कर, मतलब P1 को P टोटल से डिवाइड कर दिया, यानी फर्स्ट को डिवाइड कर दिया हमने सेकंड से। तो RT/V तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा, N1 बाय में N1 प्लस N2 प्लस N3। और ये सारा किसके इक्वल है बेटा, ये सारा मोल फ्रैक्शन है किसका, X1 का। सारा किसके इक्वल है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट कंपोनेंट is divided by the total number of moles of that component in the solution। जैसे N1 है, N1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो N1 लेके जितना टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाता है, तो ये X1 हो गया। तो इस तरह से P1 निकाल लिया हमने, P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू X1। तो इस तरह से आप P1 निकाल लो, P2 निकाल लो, P3 निकाल लो। डिफरेंट मोल फ्रैक्शन से आप क्या कर सकते हो, उनका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा पार्शियल प्रेशर की ड्रम में। क्लियर हो गया, ये सब कुछ है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम अब क्या करेंगे, देखेंगे, और आप भी ट्राई करो कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। ओके, बाय।